तो आज आप लोगों को भारत का भूगोल में अफवाह तंत्र के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा दिया है। तो अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र में अफवाह किसे कहते हैं? अफवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। जो वाहिकाएं हैं जिसमें जल बह रहा होता है, उसमें जो जल का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। तो लिख लेते हैं, निश्चित जल वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। तो हमने लिखा है निश्चित जल वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल, जो वाहिकाओं में जल प्रवाह होता है उसे ही क्या हम कहते हैं? अफवाह कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है अफवाह तंत्र। निश्चित जल वाहिकाओं के माध्यम से बने जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। तो अफवाह तंत्र क्या है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह का जाल बनता है उसे ही हम अफवाह तंत्र कहते हैं। इसको एक सरल वे में समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ आसपास क्षेत्र में नालियाँ होती हैं और एक बड़े नाले में जाके मिलती हैं। तो जो नालियों में वो वाहिकाएं हो गई, जो नालियाँ हैं, और उसमें जो जल का प्रवाह हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। यही बड़े स्तर पे नदियों में भी इसी तरह होता है। फिर अफवाह तंत्र क्या होता है? जब उस क्षेत्र की छोटी छोटी नालियाँ, उन सबको मिला लिया जाए और वो बड़े नाले में मिल जाती है, वो बड़े नाले को भी मिला लिया जाए। उस बड़े नाले में जितनी भी नालियाँ मिलती हैं वो एक जाल बना देती हैं, उस पूरे क्षेत्र में फैली होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। यही नदियों के क्रम में भी बड़े स्तर पर होता है। अब जल ग्रहण, अगला शब्द है जल ग्रहण, वाटर। जल ग्रहण कैचमेंट, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो जो नदी होती है, लिख लेते हैं इसको, एक नदी विशिष्ट अपना जल जिस क्षेत्र से बहाकर लाती है उससे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो जल ग्रहण क्षेत्र क्या हुआ? नदी जहाँ से जितनी दूरी से पानी बहा के लेके आती है वो उसका पूरा क्या हो जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा शब्द है अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी, अफवाह द्रोणी। तो अफवाह द्रोणी क्या होता है? एक नदी, जब कोई नदी होती है उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित पूरे क्षेत्र के क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी कहते हैं। अफवाह द्रोणी नदी और उसकी
सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए जल क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो जो उसका क्षेत्र होता है वहाँ से जल जो नदी बहा के लेके आती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी भी और उसकी सहायक नदियाँ भी उसमें शामिल होती हैं। अब उसके बाद है जल विभाजक। एक शब्द और दिखाओ, जल विभाजक। विभाजक। अब जल विभाजक क्या होता है? एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने की जो सीमा होती है उसे ही क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से, तो जल विभाजक किसे कहते हैं? एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा। तो दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा भी कहते हैं या जल विभाजक कहते हैं। तो देखो अपवाह द्रोणी, अभी हमने अपवाह द्रोणी के बताया कि नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए जल क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो कोई नदी है, जैसे आप मान लेते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदी, तो उसकी द्रोणी हो गई, और एक हो गई सिंधु की। तो सिंधु की सहायक नदियाँ और सिंधु, तो इन दोनों को जो अलग करती है रेखा या सीमा, उसे हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। अब देखो एक और फैक्ट दे रखा है, लिख लेते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, और जबकि छोटी नदियों या नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो बड़ी नदियों के जल क्षेत्र को नदी द्रोणी, और छोटी नदियों या नालों के क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो जो बड़ी नदियाँ होता हैं उनका जल क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। और जो छोटी नदियाँ होती हैं या नाले होते हैं उनके क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल संभर कहा जाता है। अब देखो मुख्य अपवाह प्रतिरूप कुछ है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें एक बहुत से हैं, लेकिन कुछ मुख्य हम यहाँ चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो वृक्षाकार अपवाह
प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कोई नदी दे रखी है और ऐसे उसमें बना हुआ है जो शाखाएं हैं पेड़ की तरह, तो जब इस तरह का बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। लिख लेते हैं। जब कोई नदी प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं जैसी संरचना बनाती है तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। अब दूसरा दे रखा है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, इसके बारे में जान लेते हैं। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। उत्तर भारत की नदियाँ, जैसे उत्तर भारत की नदियाँ। तो अरीय प्रतिरूप के बारे में हमने क्या बताया? जब कोई नदी किसी पर्वत से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती हैं, यानी कोई पर्वत है उससे सभी दिशाओं में नदियाँ निकलकर बहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जब किसी पर्वत श्रृंखला से निकलकर जब किसी पर्वत श्रृंखला के से लिख लो से सभी दिशाओं जब किसी पर्वत श्रृंखला से सभी दिशाओं में नदियाँ निकल कर बहती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ। तो अरीय प्रतिरूप क्या हुआ? जब किसी पर्वत श्रृंखला से सभी दिशाओं में नदियाँ निकलकर बहती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ, अमरकंटक जो है उससे कई नदियाँ निकलती हैं और कई दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो वहाँ पे कैसा प्रतिरूप बनता है? अरीय प्रतिरूप बनता है। अब जालीनुमा प्रतिरूप, तो जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों, जैसे एक मुख्य नदी है ये और इसी के समांतर इस तरह नदियाँ बह रही हों,
तो जब कोई मुख्य नदियां हैं और एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जब नदियां मुख्य नदी के समांतर बहती हूँ और समकोण पर मिलती हूँ तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है? जब नदियां मुख्य नदी के समांतर बहती हों और समकोण पर मिलती हों तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अब एक और है अभिकेंद्री प्रतिरूप। अभिकेंद्री प्रतिरूप। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप क्या होता है? जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं से बहकर नदियां झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप जालीनुमा नहीं, अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। तो अभिकेंद्री प्रतिरूप क्या होता है? केंद्र की ओर यानी चारों दिशा से, जैसे कोई ये झील है या गर्त है, झील या गर्त गड्ढा, तो इसमें इधर से नदी आई और इधर से चारों तरफ से नदी आके इसमें विसर्जित हो गई यानी मिल गई, समाहित हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्री प्रतिरूप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्री प्रतिरूप इसे कहेंगे। अब एक आयताकार प्रतिरूप होता है। तो आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है कि उसमें वो जो जहाँ पे मिल रही होती है वहाँ की पहाड़ियों की संरचना के आधार पर जब वो समकोण पे मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। कोण के एंगल के आधार पर, समकोण नहीं कोण के एंगल के आधार पर आयत के आकार की एक प्रकार से बनती हैं तो उसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोसी नदी आपका। अब इसके बारे में ये कुछ प्रतिरूप थे। अपवाह तंत्र के बारे में कुछ शब्दावलियाँ थी। अब भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जो भारत का अपवाह तंत्र है उसको कई आधारों पर बांटा गया है। तो लिखते हैं इसके बारे में। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न
आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो जो आधार है उसमें पहला दे रखा है तुम्हारा समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। तो जो समुद्र में जल जाता है, नदियों का मिलता है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है इसको। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला दे रखा है अरब सागर और दूसरा इसको अलग अलग लिख देते हैं, सागर, और दूसरा दे रखा है बंगाल की खाड़ी। कौन कौन से दो दे रखे हैं? अरब सागर का अपोहा तंत्र और बंगाल खाड़ी का अपोहा तंत्र। लिख दे पूरा। अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। क्योंकि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ क्या है? अरब सागर। उसी में जो है नदियों का जल विसर्जित होता है या गिरता है। विसर्जन का मतलब उसमें समाहित होना या गिरना। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र जो तुम्हारा दे रखा है, अरब सागर का अपवाह तंत्र जो अरब सागर का है, इसमें कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 23% भाग, जो जितना अपवाह क्षेत्र है टोटल, उसमें उसका 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार नदियां शामिल हैं, अरब सागर में विसर्जित होती हैं। तो कुल अपवाह तंत्र का लगभग 23% भाग, जिसमें सिंध, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार नदियाँ शामिल हैं। अब दूसरा दे रखा है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। तो जो अरब सागर का अपोहा तंत्र है, उसमें कुल देखो, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर बांटा गया है, तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर का अपोहा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। अरब सागर का अपोहा तंत्र जो है, इसमें कुल अपोहा तंत्र का लगभग 23%, जितना टोटल है भारत में उसका 23% भाग, जिसमें सिंध, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार नदियाँ शामिल है। 23% में ये नदियाँ शामिल हैं। और बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र का अपवाह तंत्र, जो बंगाल खाड़ी का अपोहा तंत्र है, इसमें कुल क्षेत्रफल का लगभग 77%, जब 23 निकाल लोगे 100 का होता है, तो जब 77% बचेगा तो इसमें कुल अपवाह तंत्र का
लगभग 77% भाग शामिल है। इसमें नदियाँ, इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? इसमें गंगा है, फिर ब्रह्मपुत्र है और महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ जो इधर छोटी छोटी भी नदियाँ हैं बंगाल खाड़ी में गिरती हैं दक्षिण भारत तक की। तो इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी आदि नदियाँ शामिल हैं। तो बंगाल खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसमें कुल अफवाह तंत्र का लगभग कितना प्रतिशत? 77% भाग शामिल है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी और आदि नदियाँ जो है इसमें शामिल हैं। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जो अरब सागर और बंगाल खाड़ी जो है उसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को के जल विभाजक दिल्ली कटक, जो तुम्हारा दे रखा है अरब सागर और बंगाल खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो दिल्ली कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा अलग किया जाता है। तो दिल्ली जल विभाजक, दिल्ली कटक, सह्याद्री, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो जल विभाजक है वो दिल्ली कटक और अरावली और सह्याद्री के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अरावली, अलग होता है। तो जो जल विभाजक था उसमें हमारे यहाँ रेखा है जो सिंध का, यहाँ सिंध नदी से और इधर कन्याकुमारी तक, यानी हरिद्वार से कन्याकुमारी तक एक रेखा है इन्हीं कुछ पहाड़ियों के समांतर, तो उसी को ही हम जल विभाजक कहते हैं। तो ये रह गया भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एक हमने आज बताया समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। अब आगे के अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।